जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जल्दी से फटाक से जुड़िए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। तो प्यार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आरआरबी एनटीपीसी का आपका फॉर्म डाला हुआ है, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट आपकी रिक्वायरमेंट थी, तो मैं लेकर आ गया हूँ। जल्दी से फटाक से जुड़ जाइए भाई सभी साथी, और आ जाइए भाई सभी। तो प्यार साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का। तो प्यारे साथियों, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूह में के गुणों में मेल खाता है? बिल्कुल, हाइड्रोजन आपने सुना ही होगा। बिल्कुल, हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। समूह 2 तथा समूह 17, समूह 1 समूह 3 तथा समूह 1 समूह 17 तथा समूह 2 तथा समूह 4। तो आप लोग बताइए, आपने 9वीं या 10वीं क्लास में आपने पढ़ा हुआ होगा, 11वीं 12वीं में तो आई जाती है आवर्त सारणी डीपली, है ना। तो जल्दी से देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी सच्ची साथी कमेंट करें। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। समूह 1 तथा समूह 17 के साथ। तो इससे इससे जुड़े कुछ फैक्ट बताकर चलता हूँ। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं है। कभी कभी इसे पहले समूह के साथ तो रखा जाता है, और कभी कभी 17 समूह के साथ 17वें समूह में रखा जाता है हैलोजनों के साथ, क्योंकि यह क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन के साथ भी होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसे पहले और तथा 17वें समूह के साथ रखा जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है? तो तांबे और जस्ते की मिश्र धातु बतानी है। एल्निको, पीतल, सोल्डर, कांसा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से बताइए भाई फटाक से। तांबा और जस्ते की मिश्र धातु बतानी है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर दूसरे के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है पीतल। तांबा और जस्ते की मिश्र धातु बनकर बनता है तांबा। ठीक है ना, पीतल, सॉरी। तांबा और जस्ते से मिश्र धातु मिलकर बनता है पीतल। बिल्कुल। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। देखो, आपके जो है पढ़कर ऐसा लगेगा कि यार हम एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, राजघाट, लाल किला। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। राष्ट्रीय स्मारक किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर पहले के साथ फर्स्ट के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है इंडिया गेट। इंडिया गेट को भारत का स्मारक कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, इंडिया गेट जिसे आरंभ में ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल कहते थे। यदि आपसे कहा जाए कि इंडिया गेट का पहला नाम क्या था, ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल कहते थे। भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। 1914 से 1921 के दौरान मारे गए अविभाजित भारतीय सेनाओं के 82,000 सिपाहियों को याद में निर्मित किया गया है। कब? 1914। ठीक है, 1914 और 1921 के बीच मारे गए भारतीय के सैनिक 82,000 सैनिकों को यादगार में बनाया गया था इंडिया गेट। ठीक है ना, तो प्यार साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडिया गेट पर 13,300 सैनिकों के नाम लिखे गए हैं, अंकित है। यदि आपसे पूछा जाए कि इंडिया गेट पर कितने सैनिकों के नाम लिखे गए हैं, तो 13,300 के नाम लिखे गए हैं भाई
जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है मैं आपको सारी बताकर चलूँगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई साथ, ताकि और साथी भी क्लास का लाभ ले सके। ठीक है, इसमें ग्रेट ब्रिटेन के कुछ सिपाहियों और अधिकारियों का भी नाम शामिल है। इसमें ग्रेट ब्रिटेन तथा उनके अधिकारियों के और सिपाहियों के नाम भी शामिल है। ठीक है, 13,300 नामों में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात अब याद हो गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को आत्मकथा एस अगेंस्ट आइस लिखी है? जल्दी से देखिए फटाक से। एस अगेंस्ट ओड्स, सॉरी माफी चाहता हूँ, ओड्स है ये। ठीक है, ओड्स लिखी है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है: साइना नेहवाल, अनिल कुंबले, युवराज सिंह, साइना मिर्जा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पुस्तक एक पूछी जाती है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, साइना मिर्जा। 2016 में लिखी गई थी। हैदराबाद में एक समारोह में आयोजित समारोह में शाहरुख खान के द्वारा इसका अनावरण किया गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। दक्षिण भारत के मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यार साथियों। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कैसे कहा जाता है? कोयम्बटूर, सलेम, तंजावुर, मदुरै। तो जल्दी से बताइए, फटाक से कमेंट करें। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, फिजिक्स से संबंधित है। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है? ठीक है, गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है? समांतर क्रम उच्च प्रतिरोध के साथ, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध के साथ, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध के साथ, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध के साथ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा आगे भी। तो जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हो। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला सही हो जाएगा। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़ने पर गैल्वेनोमीटर जो है एक वोल्ट मीटर के भांति व्यवहार करेगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में पुल से प्रोग्रामों को चुनता है और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। तो कौन करता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। अभी 2 है, 2 आगे है, बताकर चलेंगे। जॉब शेड्यूलर, रिसोर्स शेड्यूलर। तो और 2 ऑप्शन हमारे कुछ इस प्रकार से है, ये सीपीयू शेड्यूलर, प्रोसेस शेड्यूलर। तो जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, कंप्यूटर प्रोसेसिंग में पुल से पराक्रमों को चुनता है और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। तो कौन करता है भाई? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ, फर्स्ट के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, जॉब शेड्यूलर। ठीक है ना, कंप्यूटर प्रोसेसिंग में जॉब शेड्यूलर पुल से पराक्रमों को चुनता है और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोगों को
पहचान लेना चाहिए कि कंप्यूटर से संबंधित भी 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं रेलवे में, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? ठीक है, थोड़ा धुंधला है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम, रेडियम, थोरियम, मैग्नीज। तो जल्दी से देखिए फटाक से। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बहुत बढ़िया। थोरियम, थोरियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल्दी से देखिए, तो आप लोगों को बताना है बिल्कुल। थोरियम जो है भारत का महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन थोरियम को माना जाता है। दूसरी बात आपको बता दूं, जिसे मोनोजाइट भी कहते हैं, ठीक है। तो थोरियम हो जाएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और थोरियम जो है प्रचुर मात्रा में केरल के बीच ही पाया जाता है, बिल्कुल। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? परतदार पर्वत, ब्लॉक पर्वत, प्राचीन पर्वत, अपशिष्ट पर्वत। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कमेंट करके, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? तो प्यारे साथियों कमेंट करें और बताइए। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, परतदार पर्वत, है ना। परतदार को वलित पर्वत भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हिमालय वलित पर्वतों का एक उदाहरण है। परतदार पर्वत को वलित पर्वत भी कहते हैं, वलित पर्वत भी कहते हैं। आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी वो वलित पर्वत दे देगा, कभी कभी परतदार दे देगा, तो घबराना नहीं है। जिनका निर्माण पृथ्वी के 2 या 2 से अधिक विवर्तनिक प्लेटों के कारण हुआ है, एक साथ खिसकने के कारण हुआ है, प्लेटों के टकराने एवं सीमाओं के संपीड़न के कारण चट्टान, मलबे और सैलयम पहाड़ियों के द्वारा इसका निर्माण हो गया है। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के कारण भी कह सकते हो आप लोग। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अनगिनत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई एग्जाम में। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, सरहिंद नहर, सरहंद और अपर बॉडी दुआबा नहर, बताइए। तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यदि बात करें भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है, तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल। दूसरे नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। इसके बारे में कुछ मोटी मोटी सी बातें मैं आपको बता देता हूँ। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, ठीक है। यह नहर भारतीय राज्य पंजाब में सतलुज और व्यास, ठीक है, सतलुज और व्यास नदियों के संगम स्थल से कुछ दूरी पर हरिक बेराज फिरोजपुर से निकलती है। हरि के बेराज नामक स्थान से, फिरोजपुर नामक से निकलती है, स्थान से निकलती है और राजस्थान के थार के मरुस्थल में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करती है, ठीक है। यह नहर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से होकर जाती है। यदि आपसे पूछा जाए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से होकर यह नहर जाती है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के
निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है या करती रहती है? एक बार फिर से, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? तो सूर्य पतन, स्थलीय विकिरण, चालन या संवहन। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सेकंड वाले के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, स्थलीय विकिरण के कारण। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह जो है निकट, पृथ्वी के निकट वायु जो है ऊष्मा जो प्राप्त करती है वो स्थलीय विकिरण के कारण करती है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी अच्छे से आ रही होगी। यदि आपको क्लास वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। उन भूआकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती है तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है? विभ्रंश घाटी, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, निलंबी घाटी। जल्दी से बताइए फटाक से। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। जो साथी ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, विभ्रंश घाटी कहलाती है। ठीक है, विभ्रंश घाटी जो है एक प्रकार की रेखीय आकार की होती है, निम्न भूमि है जो पृथ्वी के एक स्थल की तुलना में दूसरे स्थल के नीचे धंस जाती है। पृथ्वी में दरार पड़ जाती है जिसके कारण उत्पन्न होती है ना। तो विभ्रंश या भ्रंश की क्रिया द्वारा निर्मित ये दरारें सामान्य कई उच्च भूमियों के श्रेणियों के कारण मध्य रेखा आ जाती है, तो इन्हें विभ्रंश घाटी कहते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान। देखो, सारे क्वेश्चन हार्ड भी नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन आसान भी नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो बहुत ही आसान होंगे जिसे आप लोग देखते ही सार लगा देंगे। यदि आप लगा सकते हो तो सभी स्टूडेंट लगा सकते हैं। ठीक है ना, बात को समझ कर चलेंगे, क्योंकि जो सबके लिए हार्ड है वो आपके लिए भी हार्ड है। तो आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करनी है तो वो आसान बनाना है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ध्वनि कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ध्वनि कौन सी होती है? चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट महाध्वनि, सेकंड कोशिका, थर्ड वैना केवा और डी है फुसफुस फुसफुस सीराए। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। महाध्वनि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ध्वनि होती है। ठीक है, महाध्वनि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ध्वनि होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ से निकलती है, तो सभी ध्वनियाँ, फुसफुस ध्वनियाँ महाध्वनि से निकलती है। ठीक है, सभी ध्वनियाँ कहाँ से निकलती है? महाध्वनि से निकलती है, फुसफुस भी। ठीक है भाई, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसकी मुख्य शाखाओं को बचाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्लेटी हेलीमेथीज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की सतह काम करती है तथा निस्संदेह के माध्यम से अपशिष्ट
पदार्थ को हटाती है। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। वसा कोशिका, फ्लेम कोशिका, और भाई स्टेम कोशिका, और स्पंज कोशिका। जल्दी से बताए फटाक से। प्लेटी हेटलिम्थीज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्संदेह के माध्यम में अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है। तो प्यारे साथियों, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। यह एक ऐसी जो है कोशिका है जो किडनी की सतह कार्य करती है। किडनी के प्रकार। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से देखें। ट्राइनाइट्रोटाउलिन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ट्राइनाइट्रोटाउलिन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। धातु को गलाने के लिए, दो धातुओं के संलग्न के लिए, अपघर्षक के रूप में, विस्फोटक के रूप में। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। यदि आपको बात करें ट्राइनाइट्रोटाउलिन का प्रयोग क्या किया जाता है? विस्फोटक के रूप में किया जाता है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त यार। एक दूसरी बात आपसे पूछा जा सकता है, ट्राइनाइट्रोटाउलिन का रासायनिक सूत्र भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को बताना है। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस है बिल्कुल। C6H2NO2 की थराइस और CH3। ये जो है हमारा पूरा रासायनिक सूत्र हो जाएगा। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। CH3 वो C6H2NO2 की थराइस CH3, ये ट्राइनाइट्रोटाउलिन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता। TNT के रूप में, विस्फोटक के रूप में होता है, इसको TNT भी कह सकते हो। TNT ट्राइनाइट्रोटाउलिन, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने मैं आपको बताकर चल रहा हूँ, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? नीतिगत कटौती, क्या अस्वीकृति, मितव्ययी कटौती, लेखानुदान, संकेतिक कटौती। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे फोर्थ के पास साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। संकेतिक कटौती कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। विश्व में एस्बेस्टास का अग्रणी उत्पादक देश बताना है। विश्व में एस्बेस्टास का अग्रणी उत्पादक बताना है। ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा, आर्मेनिया। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे 17वें क्वेश्चन के साथ बताइए जल्दी से फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, रूस। विश्व में एस्बेस्टास का अग्रणी उत्पादक देश जो है वो रूस है। ठीक है। और यदि बात करें इसके बाद 2010 से 2015 के आंकड़ों के बीच, 2010 और 2015 के बीच जो आंकड़े तैयार किए गए थे उसमें रूस है। उसके बाद यदि बात करें कि एस्बेस्टास में अग्रणी देश यदि रूस ना आपके साथ आए तो उसके बाद यदि आपसे कौन सा देश पूछा जाएगा तो इसके बाद चीन है, ब्राज़ील है, कजाकिस्तान और कनाडा का स्थान आता है। पहले चीन का, मतलब कि रूस के बाद चीन का, फिर ब्राज़ील, ठीक है भाई, और फिर आता है भाई कजाकिस्तान, और फिर आता है कनाडा। ठीक है,
तो यदि आपसे पूछा जाए कि कभी कभी ऑप्शन में रूस ना देकर तो आपको चीन और ब्राज़ील, कजाकिस्तान या कनाडा दे देगा, तो आप लोगों को बताना है। सबसे पहला स्थान है रूस का, फिर उसके बाद है चीन का, फिर उसके बाद है ब्राज़ील का, फिर उसके बाद है कजाकिस्तान का। कभी कभी बड़े एग्जाम में इसको क्रम वाइज भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट। तो प्यारे साथियों, बेटेन बेटेन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बेटेन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल। बेटेन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन सेकंड के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, हॉकी से संबंधित है। ठीक है। यदि बात करें इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1895 में इसकी स्थापना की गई थी बेटेन कप की। ठीक है भाई। तो यही आपसे पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। टीडी बेटेन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। बिल्कुल 1895 में इसकी स्थापना की गई थी। टीडी बेटेन नामक एक जो है ब्रिटिश शासक था, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम है? इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन पूछा जा गया है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिमाण होगा? ऋण सर्जन बढ़ेगा, ऋण सर्जन घटेगा, और ऋण सर्जन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऋण सर्जन पर कोई निश्चित प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से बताइए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्यार साथियों, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात पर कम करती है तो परिणाम जो हो जाएगा, ऋण सर्जन बढ़ेगा, ऋण सर्जन बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करके, नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने के जैविक प्रक्रिया है? नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? N2 को नाइट्रेट में, N2 को नाइट्राइट में, फिर अमोनिया को नाइट्रेट में, अमोनिया को N2 में। तो जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अमोनिया को नाइट्रेट में, नाइट्राइट में। नाइट्रीकरण किसे किसे परिवर्तित करने के एक जैविक प्रक्रिया है? तो अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? बोरान, सिलिकॉन, पोलेनियम, बिस्मिथ। तो जल्दी देखिए फटाक से, साइंस से संबंधित है, केमिस्ट्री से। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर 21वें का फोर्थ दे रहे हैं वो सही हो जाता है, बहुत बढ़िया, बिस्मिथ। ठीक है, बिस्मिथ हो जाएगा। जो बॉर्डर लाइन तत्व नहीं बनाते हैं, बोरान, सिलिकॉन, पोलेनियम, ठीक है, और आर्सेनिक, एंटीमनी, टाउलिन, पोलेनियम और एस्टोइन, ये सभी बॉर्डर एलिमेंट कहलाते हैं या बॉर्डर तत्व कहलाते हैं, पर बिस्मिथ जो है बॉर्डर तत्व नहीं है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लाने की परियोजना बना रहा है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए।
एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा है? तो सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज, या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कोचीन स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा हो जाएगा समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सेकंड वाला दे रहे हैं वो सही हो जाता है। ठीक है, इसको NI भी कह सकते हो। हाँ बिल्कुल, NAC, NSC, बिल्कुल NSC भी कह सकते हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? जल्दी से देखिए। कोलाइड विलयन का, पायस का, ठोस विलयन का, विविध मिश्रण का? तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 23वें का? बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ठोस विलयन के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। यह एक मिश्र धातु का मिश्र धातु किसका उदाहरण है? ठोस विलयन का। ठीक है, ठोस विलयन का एक उदाहरण है, ये आपको बता देना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्यारे से बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य आपने नाम सुना ही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था या था? अशोक का परदादा, अशोक का भाई, अशोक का पिता, अशोक का दादा? तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, अशोक का दादा। चंद्रगुप्त मौर्य जो था अशोक का दादा था। अशोक का जन्म जो है मौर्य सम्राट बिंबसार या बिंदुसार, सॉरी, अशोक का जो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक का जन्म जो है मौर्य सम्राट बिंदुसार और समुद्री से हुआ था। वह मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। अशोक ने लगभग समस्त भारतीय उपमहाद्वीपों पर 268 से 232 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कब तक का, 268 से 232 ईस्वी तक पूर्व। एक तो होती है AC और एक होती है BC। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। भारत के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य, माफी चाहता हूँ, भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो आपको ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि पूछा गया कई बार क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जा सकता है। भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य बनाया गया था वो बनाया गया था आंध्र प्रदेश। सबसे पहली बात यदि आपसे पूछी जाए कि कब बनाया गया था, तो आपसे पूछा जाएगा 1 अक्टूबर 1953 में। 1 अक्टूबर 1953 में इसकी स्थापना या बनाई गई थी। मद्रास राज्य से अलग इसको करा गया था। ठीक है, तेलुगु भाषी लोगों के लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद पोटी श्री राममुद्रुल की मौत और लंबे समय के चलते आ रहे आंदोलन के परिणाम था। तब जाकर इसको 1956 द्वारा आंध्र प्रदेश में पहले से मौजूद हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्र का साथ विलय करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहार, मजदूर, साहूकार, किसान, जमींदार? तो ऐसे कौन सा वर्ग रहा जिसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था?
तो प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब साहूकार ने नहीं लिया था, बाकी सभी ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, यह एक सैनिक विद्रोह था। ठीक है। कहाँ से 1857 की क्रांति का शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, वो आप लोगों को बताना है। बिल्कुल, तो इसकी शुरुआत जो है मंगल पांडे ने मेरठ से की थी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सी बटालियन का सिपाही था और किसके कारण हुआ था ये। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। यदि खेल घोल से धातु ए और धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए क्या कहलाती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, बी की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होती है, थर्ड बी की तुलना में भारी प्रतिक्रियाशील होती है, फोर्थ हो जाएगा बी की तरह से एक समान ही प्रतिक्रिया होती है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिकर्षित करती है तो धातु ए जो है बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। राइट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें फटाक से। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है जो एसिड कहलाता है ना, एसिड भी कहते हैं। H2O, H2SO4, NaCl, Na2CO3। तो एक ही इसमें जो है अम्ल है, आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करें। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सेकंड वाले के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। यही एक अम्ल है H2SO4। ठीक है, गंधक का सूत्र भी इसको कह सकते हो, सल्फ्यूरिक अम्ल भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया साथियों। अजंता तथा एलोरा की गुफाएं के पास है, किसके पास है? अजमेर, औरंगाबाद, पटना, जयपुर। अजंता की गुफाओं तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ सेकंड वाले के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है अजंता की गुफाएं। ठीक है, लगभग 29 चट्टानों को काटकर इनको बनाया गया था और यह दूसरी शताब्दी में बनाई गई थी। बौद्ध धर्म के लिए चर्चित है। ठीक है भाई, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बौद्ध और जैन धर्म के स्मारकों के लिए बनाई गई है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्यार साथियों, अजंता और एलोरा की गुफाएं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। भारत में दिवाला और शोधन एक अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ प्यारे साथियों। भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गया, 180, 150, 170, 120। बिल्कुल, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, 180 दिनों में। ठीक है, 180 दिनों में पूरी करनी होगी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके नीचे देखिए। भारत का अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किसने लिखा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, हर एक परीक्षा में पूछा जाता है भाई। भारत का अमर गीत वंदे मातरम को किसने लिखा था? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है। रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुरेंद्र नाथ
बंदोपाध्याय। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था और यह आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, 1982 में लिखा गया था और जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 सत्र में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा राजनीतिक संदर्भ में गाया गया था। ठीक है ना, लिखा गया था 1882 में और कांग्रेस अधिवेशन में 1886 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह गाया गया था, वंदे मातरम। ठीक है ना, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है अपने जीन का आधा हिस्सा, अपने जीन का 3/4 हिस्सा या सभी जीन, अपने जीन का 1/4 हिस्सा। जल्दी से देखें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ मैं आपको बता दूं यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान जो होता है अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। ठीक है, आधा हिस्सा होता है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा। एक यौगिक का एक परमाणु, एक तत्व का एक मोल, एक यौगिक का एक मोल, एक तत्व का एक परमाणु। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। जो बच्चे जो साथी ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे वे सही हो जाते हैं। एक यौगिक का एक परमाणु, ये कथन गलत है, बाकी सभी सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनः जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। खमीर, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा, पैलिनेरिया। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किससे पुनः प्रजनन कर सकता है भाई। तो प्यार साथियों हाइड्रा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं। सनसाइन विटामिन, बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान। देखो इंग्लिश में कह दिया सनसाइन। या सूरज से प्राप्त विटामिन को क्या कहते हैं। जल्दी से देखिए फटाक से क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जल्दी से देखिए फटाक से। सनसाइन विटामिन, सूर्य से कौन सा विटामिन हमें प्राप्त होता है। बस सिंपल सी भाषा में ये बात पूछी गई है। तो बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए अमल का प्रयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए अमल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अमल, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। हाइड्रोक्लोरिक अमल, नाइट्रिक अमल और सिट्रिक अमल। तो जल्दी से देखिए फटाक से। जो वाहनों में जो बैटरी यूज होती है उसमें कौन से अमल का प्रयोग होता है। जो उसमें तेजाब जिसको कहते हैं उसके क्या कहते हैं, बिल्कुल। तो प्यार साथियों ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए अमल का प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अमल। इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको सल्फ्यूरिक अमल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है, ये आप लोगों को बताना है। किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है। गांधी जी ने, टैगोर ने, अरविंद घोष ने, विष्णु दिगंबर पुलुस्कर ने। तो जल्दी से बताएं फटाक से, इम्पोर्टेंट पर्सन है भाई। तो प्यार साथियों जल्दी से कि किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है, तो वो लिखा है विष्णु दिगंबर पुलुस्कर ने। ठीक है, और यह जो है तुलसीदास की रचना रामचरितमानस में से लिया गया है, जबकि अन्य इसे लक्ष्मणाचार्य द्वारा भी लिखे गए मूल हिंदू
पाठ नामक रामायण से उल्लेख होने की बात करते हैं। ठीक है, वैसे इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या रहने वाला है। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, जल्दी से कमेंट करें भाई। वे तत्व जिनके दो सबसे भारी सेल अधूरे होते हैं। वे तत्व जिनमें धातुओं और गैर धातुएं दोनों के गुण होते हैं। इनमें सबसे भारी सेल के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वे तत्व जिनके 3 सबसे भारी सेल अधूरे होते हैं। तो जल्दी से देखिए फटाक से, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। वे तत्व जिनके दो सबसे भारी सेल अधूरे होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। यदि बात करें संक्रमण तत्व कौन कौन से होते हैं, तो प्यार साथियों स्केडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन आदि ये सभी संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत में खालिस्तान में नया पैसे का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनः नामकरण किया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जल्दी से बताएं भारत में कब किया गया था। 1857 में, 1957 में, 1960 में, 1952 में और 1959 में। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे जो साथियों ऑप्शन नंबर एक फर्स्ट के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं 1957 में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। स्तंभों को मिलान करें। ऋतु दी हुई है और भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीना दिया हुआ है। तो प्यार साथियों इसमें से कौन सा है स्तंभ, वो देखना है, मैच करना है। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। तो ये कब कब कौन से महीने में आती है, तो मैं आपको बताकर चलते हैं सही सही, ठीक है ना। तो बसंत ऋतु जो आती है भाई, बिल्कुल चेत और बैसाख के बीच में। ग्रीष्म अश्विन और कार्तिक के। वर्षा स्वर्ण और भाद्रवे के। और शरद ज्येष्ठ और आषाढ़ के। ठीक है, तो बच्चों इसमें थोड़ा सा देखते हैं। तो इसमें ये दिए हुए हैं हमारे, तो इसमें सही वाला देखेंगे। बिल्कुल, बसंत ऋतु जो दी हुई है, बसंत ऋतु चैत्र और बैसाख के बीच। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो भाई ग्रीष्म जो है जेठ, गर्मी ऋतु जेठ और आषाढ़ में आती है। वर्षा ऋतु की बात करें तो सावन और भाद्र के। और शरद ऋतु की बात करें तो आश्विन। तो इसमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहले वाला ही सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों ये हमारे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न थे प्रैक्टिस सेट के, तो जो आ चुके हैं एग्जाम में। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से बताएं कितने आपने क्वेश्चन सही किए हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए और कितने आपने छोड़े हैं, ठीक है, स्किप किए हैं। तो लिए आप लोग बताइए जल्दी से। थोड़ा सा समय जो है लंबा खींच गया है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट क्वेश्चन जो है आपके ऐसे ही पूछे जाएंगे एग्जाम में, आरआरबी एनटीपीसी में, और ये सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एनटीपीसी में ही पूछे गए हो, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छी लगी है तो बिल्कुल आप लोग शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ जाने की कोशिश करें ताकि और बच्चे भी इस क्लास को ले सकें। आपने एरिया का नंबर 1 चैनल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो प्यार इसी प्रकार से मिलता रहे, यही बस ईश्वर से मनोकामना करते हैं। तो प्यार साथियों जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम सभी को। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें ताकि और बच्चे भी भाई हम अच्छे से बता सकें। और भाई त्रुटि आप लोग बताएंगे तभी तो पता चलेगा। तो धन्यवाद।